हाँ जी। तो कल क्या पढ़ा था अपन ने क्लास में? कल असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। मैं सोचता हूं ऐसा कि आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा। मैं एक बार फिर मेरे कर्तव्य की इतिश्री करूं और आपको रिवीजन करवा दूं। तो हमने पढ़ा था कि 1 अगस्त 1920 को उधर तिलक की मृत्यु होती है, इधर गांधी जी अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देते हैं। और गांधी जी ने कहा कि सरकार के तमाम पक्षों का बहिष्कार किया जाएगा। हम सरकार के स्कूलों में, सरकार के कोर्ट में, सरकार के फंक्शंस में, सरकार के टाइटल्स में, सरकार की जो नॉन पेमेंट वाली नौकरियां हैं वो, इन सब का बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। और गांधी जी ने कहा मेरे पास जितने टाइटल है अंग्रेजी सरकार के मुंह पे मारता हूं मैं। और कहा मैं नहीं, जमनालाल बजाज अपने राय बहादुर की उपाधि और छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस को और कहा कि कांग्रेस वालों तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। तो कांग्रेस ने अपना सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन बुलाया कलकत्ता के अंदर। लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे सितंबर 1920 में। और गांधी जी ने प्रस्ताव रखा है सहयोग का, लेकिन सीआर दास ने उसका विरोध किया। लाला लाजपत राय ने विरोध किया। सीआर दास चाहते थे कि चुनाव में तो भाग लेना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार क्यों किया जाए। लाला लाजपत राय चाहते थे कि बच्चे स्कूल तो जाएं, स्कूल का क्यों बॉयकॉट किया जाए। लेकिन अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन वाले गांधी जी का सहयोग कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू सहयोग कर रहे थे, और गांधी जी प्रस्ताव पास करवाने में सफल हो गए। दिसंबर में कांग्रेस का स्पेशल सेशन, रेगुलर सेशन हुआ नागपुर में। वी राघवाचारी उसके अध्यक्ष थे। इस बार सीआर दास को गांधी जी ने पटा लिया। सीआर दास ने प्रस्ताव पेश किया, प्रस्ताव वापस पारित हो गया। गांधी जी इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में कई परिवर्तन करवाते हैं, जैसे कि 15 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई जानी चाहिए, प्रांतीय कमेटियां गठित होनी चाहिए और वो भाषा के आधार पर गठित की जानी चाहिए, एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाना चाहिए, कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाना है इसलिए उसका सदस्यता शुल्क कम करके केवल 25 पैसे कर दिया जाना चाहिए, हिंदी का यथासंभव अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो गांधी जी उसमें कई चेंज करवा देते हैं और इस प्रकार कांग्रेस को एक जन पार्टी बनाने में, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में गांधी जी सफल रहते हैं। इस असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार सीआर दास और उनकी पत्नी बसंती देवी हुए थे। और कई जगह मोहम्मद अली पढ़ते हैं क्योंकि वो भी खिलाफत आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। खिलाफत आंदोलन तब तक असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन चुका था, पर उनको खिलाफत का ही मानते हैं अपने। और फिर हम पढ़ते हैं कि इस कार्यक्रम में सबसे अधिक हिट कोई बात हुई थी तो वो थी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। मैंने बताया था कि 1920-21 में जो 1 अरब 2 करोड़ रुपए का विदेशी वस्त्रों का जो आयात किया गया था वो 1921-22 के अंदर घटकर केवल 57 करोड़ पर आ गया था, तो आधे से कम पे लेके आ गए थे। एक और चीज जो इस कार्यक्रम में नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हिट हुई, वो थी ताड़ी की दुकानों पर धरना। ताड़ी एक शराब होती है जो यूपी बिहार में मिलती है, उसकी दुकानों पर धरना दिया गया क्योंकि गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में नशा मुक्ति की बात भी किया करते थे। अन्य बातें उनकी थी कि महिला सशक्तिकरण हो, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, छुआछूत दूर हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ये सब बातें भी गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रमों में कर रहे थे। दिसंबर 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। हकीम अजमल खान उसके अध्यक्ष थे और कहा गया कि अब वो समय आ गया कि हम सरकार को टैक्स देना भी बंद करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, हम अवज्ञा करने शुरू करेंगे। और गांधी जी ने उसका दिन डिसाइड किया 12 फरवरी 1922, स्थान डिसाइड किया उसका बारदोली गुजरात। लेकिन उससे पहले 5 फरवरी 1922 को एक दुखद घटना, चोरा चोरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में 22 पुलिसकर्मियों को उग्र भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया। इस वजह से गांधी जी बहुत परेशान हुए और गांधी जी ने 5 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया। फाइनली कांग्रेस की 12 फरवरी को बारदोली में मीटिंग होती है और 12 फरवरी को कांग्रेस भी आंदोलन को वापस ले लेती है। इतिहासकारों की चर्चा का विषय है कि क्या गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना सही था या गलत था। हम उसके पक्ष में तर्क देते हैं और हम कहते हैं सही था, क्योंकि आंदोलन अपने लक्ष्य से भटक चुका था, गलत था, नेतृत्व के पास में पहुंच चुका था, असामाजिक तत्व आंदोलन के अंदर शामिल हो गए थे। गांधी जी के जो अहिंसा का आदर्श था उससे आंदोलन कहीं ना कहीं भटक रहा था। जनता आनी कम हो गई थी। दिसंबर में कह दिया था कि कर नहीं देने का आंदोलन चलाएंगे, पर गांधी जी जानते थे कि इन परिस्थितियों के अंदर यह आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। खिलाफत आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था, इसलिए मुस्लिमों की जो संख्या थी वो आंदोलन में आना बंद हो गई थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंसा के कारण सरकार को मौका मिले और सरकार आंदोलन पर प्रति हिंसा करके आंदोलन को समाप्त कर दे और लोगों में निराशा आ जाए, लोग अगली बार आए ही नहीं। भारतीय समाज के जो आंतरिक अंतर्विरोध थे, जैसे किसान जमींदार में नहीं बनती, मजदूर पूंजीपति में नहीं बनती, हिंदू मुस्लिमों में नहीं बनती थी, वो कई साल तक तो 2 साल तक तो रही, लेकिन उसके बाद वो भी समाप्त होने लग गई थी। गांधी जी ने कहा था 1 साल में स्वराज ले लेंगे, पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। हम बढ़ते हैं फिर इस आंदोलन की अच्छी बातें क्या थी। हम कहते हैं पहली बार कोई आंदोलन पूरे भारत के अंदर फैल रहा था जो अहिंसक आंदोलन था। गांवों में, शहरों में, तमाम जगह पे
समाज के सभी वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आंदोलन को पहली बार नए तत्व मिले, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे नए उपकरण देखने को मिल रहे थे इस आंदोलन के अंदर। मुस्लिमों की इतनी बड़ी भागीदारी पहले कभी नहीं देखी गई थी जितनी इस आंदोलन के अंदर थी। स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, इन सब की स्थापना हुई, जो शिक्षा को बढ़ावा मिला। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तो हमारे जो स्वदेशी उद्योग धंधे थे उनको बहुत फायदा हुआ। पहली बार कोई ऐसा आंदोलन किया जा रहा था जो सीधा स्वराज के मुद्दे पर किया जा रहा था। फिर हम पढ़ते हैं फिर भी कोई कमियां भी रही होगी इस आंदोलन में, हम कहते हैं निश्चित रूप से। जब आप कहते हो कि ये आंदोलन अहिंसक था तो हम कहते हैं कि बहुत सारी जगह पे हिंसा हो गई थी। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स जब 17 नवंबर 1921 को बॉम्बे आए थे तो उनके स्वागत करने वालों और नहीं स्वागत करने वालों के बीच में हिंसा हो गई थी। जैसे 1923 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे, जैसे चोरा चोरी कांड हो गया था, जैसे केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह फैल गया था। जब आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता, तो वो भी लंबे समय तक जारी नहीं रह पाई थी। आपके मालाबार का मोपला विद्रोह और दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे इसकी कलई खोल देते हैं आपकी। आप कहते हो कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो भाई साहब कोई वस्तुओं का बहिष्कार नहीं हुआ, केवल वस्त्रों तक सीमित रह गया था। सारी वस्तुओं का बहिष्कार भी आप उसके अंदर नहीं कर पाए थे। आप कहते हो पूरे भारत में फैला था, तो दक्षिण भारत के अंदर उसका इतना बड़ा कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला था। तो अपने ऐसे ही आंदोलन की थोड़ी थोड़ी कमियां भी बता देते हैं। और फाइनली हम कहते हैं कि गांधी जी को फरवरी में आंदोलन वापस लिया था, मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी पर एक बार फिर वही धारा लगाई गई जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन चार्जेज के तहत 124A लगाई गई थी। ब्रूमफील्ड नाम के जज ने गांधी जी को सजा सुनाई थी और 6 साल के लिए सजा सुनाई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 2 साल बाद रिहा कर दिया गया था। ये हम असहयोग आंदोलन का ताना बाना कुछ पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। अब असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका है, नेता पसोपेश में है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाना चाहिए। एक बड़े उत्साह के साथ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया और कहा गया कि हम 1 साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। स्वराज मिला नहीं मिला बहुत दूर की बात थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब अचानक जब आपने आंदोलन वापस ले लिया, तब आगे क्या करना है। आपने इतने दिन तक कहा था कि सरकार का पूरा बहिष्कार करना है, तो क्या इस बहिष्कार को जारी रखा जाए या अन्य कोई रणनीति अपनाई जानी चाहिए? कौन बताए? गांधी जी। तो गांधी जी तो खुद ही जेल चले गए। अब क्या किया जाए? तो जब गांधी जी जेल चले गए तो पीछे 2 बड़े नेता बचे कांग्रेस के अंदर, CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, 2 बड़े नेता बचे। इन लोगों ने कहा कि जब हम असहयोग आंदोलन चला रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, तो हमने कहा था कि सरकार की सब चीजों का बॉयकॉट करेंगे, सरकार की सब चीजों का बहिष्कार करेंगे। और जब हमने सबका कहा तो हमने कहा हम इलेक्शन का भी बहिष्कार करेंगे और सरकार जो चुनाव करवाती है उन चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे। और नवंबर में चुनाव हुए थे 1920 में, हमने उनके अंदर भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हम सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब जब सड़क का आंदोलन सुना हो गया है, सड़क का आंदोलन समाप्त हो गया है, तो हमें 1923 में वापस चुनाव है नवंबर में, और इन चुनावों के अंदर अपने को भाग लेना चाहिए। और इन चुनावों के अंदर भाग लेके अपने को संसद के अंदर जाना चाहिए और वहां अंग्रेजी सरकार जो बुरे बुरे कानून लेके आती है, जो गलत गलत बिल लेके आती है, उनका विरोध करना चाहिए। कुल मिला के असहयोग आंदोलन में जो चुनावों के बहिष्कार की नीति थी उसको चेंज करना है, अपने को चुनाव में भाग लेना है। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, दिसंबर में अधिवेशन होते थे, गया के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखना आप, गांधी जी जेल के अंदर है, गया में अधिवेशन हो रहा है, CR दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। CR दास जो थे वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष। गया अधिवेशन, गया बिहार के अंदर जगह, गया में सारे गए और वहां पर अधिवेशन रखा। अधिवेशन में CR दास, चित्तरंजन दास उसके बने अध्यक्ष। मोतीलाल नेहरू उस अधिवेशन CR दास उसमें अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू महामंत्री हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी टाइप का अधिकारी हुआ करता था, वो हुआ करते थे। अब CR दास खुद ही अध्यक्ष है, तो CR दास ही ये चाहते थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ये चाहते थे कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। दोनों बड़े वकील थे, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ चुके थे। CR दास अपने कलकत्ता का और मोतीलाल नेहरू अपने इलाहाबाद के उस आलीशान भवन को देश के नाम समर्पित कर चुके थे। देश में बड़ी प्रतिष्ठा थी, कांग्रेस में बड़ी प्रतिष्ठा थी दोनों नेताओं को, और उनको लगा कि गांधी जी वैसे ही जेल चले गए, अपने वैसे ही बड़े नेता हैं, तो अपने प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव में कहते हैं कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। और CR दास तो पहले चुनाव में भाग लेने के पक्ष में ही हुआ करते थे।
तो प्रस्ताव रखा उन्होंने कि चुनाव के अंदर भाग लेना चाहिए, और जैसे उन्होंने प्रस्ताव रखा CR दास ने कि चुनाव में भाग लेना चाहिए अपने को, गांधी जी के जो भी चमचे थे, गांधी जी के जो भी समर्थक थे, उनका नहीं, बापू कह के गए हैं कि चुनाव में भाग नहीं लेना तो नहीं लेना, बापू की बात लो की लकीर है, तुम कौन होते हो जो कहोगे कि चुनाव में भाग लेंगे। CR दास ने कहा बैठ जाओ रे, तुम्हारा बापू जेल के अंदर है, अब इधर अपनी डुगडुगी बजेगी, अपने जो कहेंगे वैसे होगा। हो हल्ला मचा तो कहा वोट करवा लो, वोट। CR दास ने करवा लो तो वोट। CR दास को लगा इस बार तो गांधी जेल के अंदर है, लेकिन गांधी के चमचे इतने कठोर कट्टर आदमी थे सारे, वोट करवाए। CR दास के पक्ष में वोट है 890 और गांधी जी के समर्थकों के वोट पड़े 1748, मतलब प्रस्ताव गिर गया। CR दास का जो प्रस्ताव है कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, वो लगभग दुगने मतों से गिरा दिया गया। उस CR दास को और मोतीलाल नेहरू को बड़ा बुरा लगा, धक्का पहुंचा। उनको लगा यार हम कांग्रेस के अध्यक्ष, हम कांग्रेस के महामंत्री, हम एक प्रस्ताव रखे और कांग्रेस में प्रस्ताव गिर जाए। अब ये दुनिया, ये महफिल काम की नहीं है। अब मतलब इतनी बेइज्जती किसकी होती है यार, ऐसे बेइज्जती करवा के पार्टी में कितने दिन रहेंगे। और उन्होंने कहा अपने तो अलग पार्टी बनाएंगे। गया से वापस लौट रहे थे, इलाहाबाद आए। इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू जी रहा करते थे, उनका मोतीलाल नेहरू का नहर के किनारे घर हुआ करता था, इसलिए टाइटल नेहरू है। इलाहाबाद में नहर के किनारे लोग रहा करते थे, तो टाइटल वहां से नेहरू पड़ गया इनका। वहां इनका घर था, वहीं उतरे CR दास, मोतीलाल नेहरू, इनके साथ जो भी बाकी नेता थे वो भी उतरे और कहा कि भाई अब तो अपने अलग पार्टी बना लेंगे। और इन लोगों ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिस पार्टी का नाम रखा गया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। नाम सुनना फिर मेरे से आप, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। बट हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। 1947 में जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे तो देश पर अधिकार करने वाली पार्टी कांग्रेस थी, इसलिए इतिहास कांग्रेस ने लिखवाया। इसलिए उस कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का नाम आप इतिहास में केवल स्वराज पार्टी पढ़ते हो। इतिहासकारों ने, विपिन चंद्रा जैसे चाटुकारों ने उसका कांग्रेस खिलाफत जो लिखा हुआ था वो हटा दिया गया, और खाली स्वराज पार्टी में कौन सा मजा नहीं आ रहा है, तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी बना ली। लेकिन गया अधिवेशन एक चीज स्पष्ट कर गया, गया अधिवेशन ये कह गया कि दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि स्थिति में परिवर्तन आए, एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि स्थिति में परिवर्तन ना आए। कैसे? स्थिति क्या है? स्थिति असहयोग की है। असहयोग की स्थिति क्या कहती है कि चुनाव में भाग नहीं लेना, जो कि गांधी जी कहते हैं। तो वो लोग तो कह रहे हैं अपने को स्थिति में कोई चेंज नहीं लेके आना है, नो चेंज, जैसे चल रहा है वो वेल एंड गुड है, उसी को जारी रखेंगे और अपने कोई चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अपने कांग्रेस की जो स्थिति है उसको वैसे वैसे चलने देना है, जो पॉलिसी है उसको वैसे वैसे चलने देना है और अपने तो भाग नहीं लेना है। कुछ लोग कहते थे कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। जब सड़क पर आंदोलन नहीं करो तो संसद में करो। जब हम संसद में नहीं कर रहे थे तो सड़क पर कर रहे थे। लोहिया जी की बहुत अच्छी लाइन है कि जब सड़कें खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो कुछ तो करो, किसी को तो आवारा रखो, सब जगह सुनापन क्यों लाओ? आप सड़कों पर भी आंदोलन नहीं कर रहे हो और आप संसद के अंदर भी नहीं जाना चाहते हो, फिर क्या करेंगे? तो वो जो लोग थे जो चाहते थे चुनाव में भाग लिया जाए, उनको कहा गया प्रो चेंजर्स, परिवर्तनवादी। जो लोग गांधी जी के समर्थक थे, जो चाहते थे चुनाव में भाग नहीं लिया जाए, जो पॉलिसी चली आ रही है उसी पॉलिसी को एकदम जारी रखा जाए, कोई चेंज नहीं किया जाए, उनको कहा गया नो चेंजर्स। तो कांग्रेस में दो गुट बने थे, एक प्रो चेंजर का गुट था, एक नो चेंजर का गुट था। और ये जो प्रो चेंजर वाले थे, इन्हीं लोगों ने बाद में स्वराज पार्टी बनाई थी। जो चेंज करना चाहते थे, जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे, उन लोगों ने बाद में स्वराज पार्टी गठन कर लिया था। कौन लोग थे, क्या आइडियोलॉजी थी एग्जैक्टली, वो थोड़ी सी हम और पढ़ते हैं कि गया अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट रही है, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। जिस प्रकार 1907 का सूरत अधिवेशन नरम दल और गरम दल में कांग्रेस को तोड़ रहा है, यहां पर वो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में कांग्रेस को तोड़ रहा है। क्या क्या आइडियोलॉजी थी इनकी, क्या है वो देखते हैं अपने। गांधी जी के समर्थकों का प्रस्ताव गिर गया और कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, एक थे प्रो चेंजर्स और एक थे नो चेंजर्स।
देखते हैं इनके बारे में अपने। नेता थे प्रो चेंजर्स के नेता सी आर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास उनके नेता हुआ करते थे। फोटो आपके सामने, आप भी सी आर दास साहब की फोटो देखिए। एक परिवर्तनवादी प्रो चेंजर्स की बात करते हैं, मुख्य नेता कौन कौन है? सी आर दास है, मोतीलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वाला गुट तो वैसे ही पहले सी आर दास के साथ ही था और उसमें बहिष्कार के, स्कूलों के बहिष्कार के खिलाफ था। मदन मोहन मालवीय हिंदू टाइप के नेता है, ये वैसे ही कांग्रेस की पॉलिसी से थोड़े नाराज ही रहते थे। विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के भाई हुआ करते थे, वो भी इनकी तरफ आ गए। ये कुछ लोग हैं जो परिवर्तनवादी है, जो ये चाहते हैं कि चुनाव में भाग लिया जाए, जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जो ये चाहते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो नीतियां अपनाई गई थी उन नीतियों को छोड़कर अब नई नीतियों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये उनके नेता याद करना थोड़े। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या, इन लोगों की विचारधारा क्या है? मैंने बताया इनके अनुसार हमें अपनी नीति बदलनी चाहिए। कौन सी नीति? जो नीति कहती है कि हम हर चीज का बहिष्कार करेंगे और हर चीज में चुनाव को भी शामिल करती है। तो हमें चुनाव में शामिल नहीं होने की जो नीति थी या चुनाव के बहिष्कार की जो नीति थी वो हमें बदलनी चाहिए और हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। वी शुड सपोर्ट इलेक्शन, वी शुड ज्वाइन इलेक्शन, की हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, हमें चुनाव का समर्थन करना चाहिए और विधानमंडल में सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे तो संसद में पहुंचेंगे, संसद में जाएंगे तो वहां लेजिस्लेचर में, विधानसभा में जितनी भी सरकार की गलत नीतियां उनका विरोध तो करेंगे। वरना यदि हमने चुनाव में भाग नहीं लिया तो ये तो है नहीं चुनाव होंगे नहीं। चुनाव तो होंगे कि भाई आज भी कह दे कि भाई देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस कह दे भाई मैं चुनाव के अंदर भाग नहीं लूंगी, तो क्या चुनाव नहीं होंगे? होंगे। भले बीजेपी वाले अकेले खुद ही लड़ लो, सामने थोड़े बहुत को निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो कोई जीत के तो कोई ना कोई चला गया। अब यदि कांग्रेस भले हार गई हो, कम जीती हो, लेकिन संसद के अंदर तो है, बीजेपी कोई गलत नीति लाती तो उसका विरोध तो कर सकती है, जनता को बता तो सकती है उसके बारे में। वरना तो वो अपने हिसाब से नाचेंगे, अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज लेके आएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हमें नीति बदलनी चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए, विधानमंडल में सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं उनका हमें विरोध करना चाहिए। फिर उनका यह कहना था कि यदि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो कोई ना कोई तो लेगा। ये तो है नहीं चुनाव रद्द हो जाएंगे, चुनाव तो होंगे, कोई ना कोई तो चुनाव के अंदर भाग लेगा और जो कोई चुनाव में भाग लेंगे वो अपने विरोधी होंगे। गलत लोग विधानमंडल के अंदर जा सकते हैं, कोई खड़ा होगा तो फिर कोई खड़ा हो जाएगा, उसमें अपने विरोधी भी खड़े हो सकते हैं, वो विधानमंडल में जाएंगे और वो विधानमंडल में जाएंगे तो चूंकि वो अपने विरोधी है तो अंग्रेजों के समर्थक होंगे। अंग्रेजों का समर्थक यदि विधानमंडल में गया तो अंग्रेजों के गलत बिल का भी समर्थन कर देगा, गलत बिल का समर्थन कर देगा तो वो बिल पारित हो जाएगा। तो वापस अपने पर तो दोहरी मार पड़ेगी अपने आप में। न तो हम चुनाव के अंदर भाग लिए, न हम विधानमंडल में पहुंचे, उल्टे दूसरे लोग चले गए और उन लोगों ने अपनी लंका लगा के रख दी वहां पे। इसलिए भाई साहब प्लीज अपनी नीति चेंज करो, चुनाव के अंदर भाग लो। ये कौन कह रहे हैं? ये परिवर्तनवादी कह रहे हैं। परिवर्तनवादी कौन है? जो चुनाव में भाग लेने के समर्थक है। ये बातें तो उनके द्वारा की जा रही है। अब अपरिवर्तनवादी क्या करें? जो गांधी जी वाले समर्थक है वो क्या करें? जो चाहते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो नीति है वही जारी रखी जाए। नीति क्या है? चुनाव के बहिष्कार की, वो नीति जारी रखा जाए। वो कौन लोग है, वो क्या चाहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। नेता पढ़ते हैं राजगोपालाचारी। गांधी जी के शुरुआत में सबसे खास राजगोपालाचारी ही हुआ करते थे और अक्सर लोग मानते थे कि गांधी जी के अगले पॉलिटिकल सक्सेसर कोई होगा, राजनीतिक उत्तराधिकारी यदि गांधी जी बनाएंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया जाएगा। मद्रास के बड़े नेता जो राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे, इन्हें ही बनाया जाएगा। पर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के थोड़ी पैरों की पूजा ढंग से की होगी, उनके पैर वेर ढंग से दबाए होंगे, तो गांधी जी ने कई साल बाद कहना शुरू कर दिया कि मुझे मेरा उत्तराधिकारी जवाहर के अंदर दिखता है। तो राजगोपालाचारी धीरे धीरे साइड लाइन हो गए थे। हालांकि बाद में राजगोपालाचारी को हमारे देश का गवर्नर जनरल बनाया गया था और अंतिम गवर्नर जनरल थे, उसके बाद राष्ट्रपति बनने शुरू हुए थे। पर बाद में इनकी पटरी बैठी नहीं थी श्री राजगोपालाचारी की, नेहरू जी के साथ भी। और श्री राजगोपालाचारी ने उस समय अपनी अलग पार्टी बना ली थी, स्वतंत्र पार्टी। 1952 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी चुनाव लड़ी थी। अपने राजस्थान के अंदर तो बड़ा प्रचार प्रसार भी था स्वतंत्र पार्टी का। अपने राजस्थान के जितने राजा महाराजा थे वो सारे स्वतंत्र पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, राजगोपालाचारी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कांग्रेस इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि देश में सब जगह कांग्रेस ही जीत के आई थी। धीरे धीरे स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो गया था। पर
यदि किसी ने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी देखी हो तो उसमें स्वतंत्र पार्टी का घोषणा पत्र देखना 1952 का, जीव सोरा हो जाता है। तब बेहतरीन घोषणा पत्र था। भारत 1991 में जिन एलपीजी को लागू कर रहा था, जिन सुधारों को लागू कर रहा था, आप देखेंगे कि 1952 के अंदर सी राजगोपालाचारी उसी प्रकार से सोच रहे थे। मुझे लगता है काश कांग्रेस वैसी नीतियां अपना पाती, काश सी राजगोपालाचारी सरकार के अंदर रहते, काश स्वतंत्र पार्टी उस समय सत्ता के अंदर आ जाती, तो जिन आर्थिक सुधारों को 1991 में किया गया था, शायद उन आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया 1952 के अंदर शुरू हो जाती। 1991 तक जिस लाइसेंस राज को, जिस परमिट राज को हम देखते रहे कि सीमेंट के कट्टे खरीदने के लिए भी एमएलए से अनुमति लेनी पड़ती थी, सिलेंडर गैस का जो था वो भी नहीं मिला करता था, स्कूटर और पंखा लेने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ा करती थी, उन सब चीजों पर तो कम से कम खात्मा लगता। जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, जिस आर्थिक स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, राजगोपालाचारी के दिमाग के अंदर उसका खाका, उसका ताना बाना 1952 के अंदर था। बड़े अच्छे लीडर हुए हमारे देश के, पर काश से इतिहास नहीं चलता, इतिहास वही है जैसा हो गया हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जूडिथ ब्राउन बेचारी कह के गई थी कि सब कॉन्ट्रैक्टर है, सारे उप ठेकेदार है, तो ये तो गांधी जी की तरफ रहने थे। मुझे ये आदमी बड़े जोरदार लगते हैं यार। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे भैया उधर है, तुम इधर हो, विठल भाई पटेल उधर परिवर्तनवादियों के अंदर, वल्लभ भाई पटेल इधर, सोनिया गांधी उधर, मेनका गांधी इधर। मतलब अपने दोनों हाथ में लड्डू रखने हैं, अपने भाई भाई सब पार्टियों के अंदर रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो वल्लभ भाई पटेल इधर, वल्लभ भाई पटेल ने कहा अपने बापू की चले। विठल भाई पटेल ने कहा तुम्हारा बापू बांग खाया हुआ रहता है, चलता कुछ ही बोल देता है, खुद जेल चला गया, पीछे तुमको झुंझुना पकड़ा के चला गया। वल्लभ भाई पटेल ने कहा बापू के खिलाफ में जो बापू कहेंगे वैसे किया जाएगा। तो ये नो चंदर है आपके। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? ये गांधी जी के समर्थक थे, मैंने बता दिया आपको। इनके अनुसार हमें अपनी नीति में बदलाव नहीं करना चाहिए। क्यों बदले? जो है वो एकदम सही है। चुनाव का बहिष्कार ही करेंगे हम तो, और हमें चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अब इनका क्या रीजन है भाई चुनाव में क्यों नहीं भाग लेना चाहिए? क्योंकि चुनाव में भाग लोगे इसका मतलब तुम सरकार के कानून मानते हो। भाई चुनाव की प्रक्रिया किसने बनाई? सरकार ने। 1919 का एक्ट, और 1919 के एक्ट के तहत होगा। इसका मतलब तुम 1919 के एक्ट से सहमत हो, इसका मतलब तुम सरकार से सहमत हो। और जब सरकार से सहमति हो, फिर किस बात का आंदोलन चला रहे हो, फिर किस बात का विरोध करोगे? तो हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं कर पाएंगे। यार फिर ये तो अपने आप में सरकार से सहमत होना हो गया। वरना हम तो कहते हैं कि सरकार जो 1919 का एक्ट लाई है वही गलत है, हम तो कहते हैं सरकार जो चुनाव करवा रही है वही गलत है, और हम तो कहते हैं कि ये सरकार होती कौन है चुनाव करवाने वाली? हम हमारे चुनाव खुद करवाएंगे, हम स्वराज लेकर आएंगे। इसलिए भाई साहब अपने को इनमें पढ़ना ही नहीं है। इनके अंदर जो जाएगा वो तो सरकार का समर्थक हो जाएगा, उसको तो सरकार की बातें माननी पड़ेगी, उसको सरकार की तरफ जाना पड़ेगा। फिर वहां तुम जाओगे, वहां जाने के बाद में 1919 के एक्ट में कहा गया है कि कुछ भारतीयों को भी मंत्री बनाया जाएगा। तुम जीत के जाओगे तो मंत्री तुम्हारे में से बनेंगे, सारे तो बनेंगे नहीं, कुछ बनेंगे। कुछ कौन बनेगा? जो अंग्रेजों की परिक्रमा ढंग से करके आएगा वो बनेगा। तो तुम आपस में कुत्ता फजीती कराओगे, तुम आपस में लड़ोगे। मैंने 1919 के एक्ट के अंदर अधिनियम के विरोध में जो बातें बताई थी, उनमें एक बात मैंने बताई थी कि एक्ट के विरोध में कहा गया था कि भारतीयों में मंत्री बनने का कंपटीशन पैदा हो जाएगा और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का कहीं ना कहीं उससे डिक्लाइन होगा। वो वापस वही बात कर रहे थे कि तुम यार मंत्री बनने के लिए लड़ोगे, आपसी एकता खत्म कर दोगे, प्लीज यार क्या पड़ा है चुनाव में भाग नहीं लेना। तो मंत्री बनने के लिए भारतीयों में प्रतिस्पर्धा होगी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को अस्वीकार है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा अरे ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, पर तुम ये बताओ कि करना क्या है? तो न तुम्हें असहयोग आंदोलन चलाना, वो भी तुम्हें वापस लेना है, न तुम्हें चुनावों के अंदर भाग लेना है, तो क्या करें? उनका इसका मतलब बापू को ढंग से नहीं पढ़ा, पिछली क्लास ढंग से नहीं ली। बापू कह के गए थे संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष कर लिया, अब अगला संघर्ष बाद में करेंगे, बीच में विराम है, रेस्ट करना है, रेस्ट समझते हो? तो अगर रेस्ट में क्या करना है, तो फिर बापू समझा के गए थे कि रेस्ट के दिनों में रचनात्मक कार्यक्रम करने हैं, रेस्ट के दिनों में क्रिएटिव प्रोग्राम्स करने हैं। वो क्या होते हैं? गांव गांव जाएंगे, हिंदू मुस्लिमों की एकता बढ़ाएंगे, छुआछूत को दूर करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, खादी को बढ़ावा देंगे, हिंदी को बढ़ावा देंगे, सामाजिक सुधार करेंगे। सामाजिक सुधार कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक सुधारों की तरफ लेके जाएंगे। जब तक जनता जागरूक नहीं तब तक किस बात के आंदोलन, जनता जागरूक नहीं तब तक किस बात के चुनाव।
तुम चुनाव में भाग लोगे, संसद में जाओगे और जनता कहोगे ये कानून गलत है। जनता उस कानून को जानती नहीं। जनता को उन कानूनों से ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहे, वो छोटी छोटी बातों में लड़े ना। जनता को इस बात की ज्यादा आवश्यकता है कि छुआछूत जैसा जो कीड़ा जो हमारे धर्म में लग चुका है वो दूर निकले, ताकि समाज के सभी वर्गों को साथ में लाया जा सके। जनता को इस बात की अधिक आवश्यकता है कि वो पढ़े और महिलाओं को भी आगे लेके आए। समाज का जब तक एक भी तबका राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर रहेगा तब तक जागृति नहीं आएगी। जागृति नहीं आएगी तो हम आजादी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम विराम के दिन है, हम रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। हम गांधी जी की क्रिएटिव प्रोग्राम से उनको गांव गांव तक लेके जाएंगे ताकि अगले संघर्ष की तैयारी की जा सके। तो उनका हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा भाई हमारी समझ आती नहीं तुम्हारी वाली फिलोसफी, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, हम तो हमारी अब अलग ही पार्टी बनाएंगे। तो बना लो बोले। तो परिवर्तनवादी अलग हो गए। अब ये बताए भाई क्या क्या रचनात्मक कार्यक्रम क्या क्या करेंगे। तो मैंने जो बताया आपको, अलग हुए अपनी स्वराज पार्टी। दिसंबर में अधिवेशन होता था, 28, 29, 30 का अधिवेशन चलता था। वापस आ रहे थे, इलाहाबाद में उतरे 1 तारीख को। नया साल मुहूर्त है, आज कर दो जो भी करना है अपने को। तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में एक नई पार्टी बना दी गई, स्वराज पार्टी। CR दास अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा भाई उधर देखो कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं था ना, तो इधर कम से कम अध्यक्ष तो मुझे बनाओ। तो कहा साहब बना दे। मोतीलाल नेहरू ने कहा फिर मैं भी उधर महामंत्री था, मैं भी इधर बन जाऊं। तो कहा आप भी बन जाओ। तो उनको महासचिव बना दिया गया। दोनों ने बांट लिया आपस में। फिर ये क्या कहते हैं, हम चुनाव के अंदर भाग लेंगे। तो 23 में चुनाव हुए और 23 के चुनाव के अंदर इन लोगों ने भाग लिया और सफलता मिली। यार क्या बेहतरीन जीत के आए थे ये लोग। उल्टा थोड़े दिनों में कांग्रेस वालों को भी समझ में आ गई थी ये बातें कि अपने इनका विरोध नहीं करना चाहिए, जनता का समर्थन इनकी तरफ। चुनाव यार भारतीय जनता को अच्छा नहीं लगेंगे तो किसको लगेंगे। हालांकि तब केवल 3% लोग चुनाव में भाग लिया करते थे। मैंने बताया था प्रत्यक्ष मताधिकार नहीं दिया गया था, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। प्रत्यक्ष तो दिया था पर यूनिवर्सल नहीं था। कुछ एक लोगों को वोटिंग राइट थे। 3% लोगों ने को वोटिंग, 63 लाख लोग पूरे भारत में ऐसे थे जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ था। पर फिर भी चुनाव का जोश होता था। चुनाव है, नेता है, प्रचार है, झंडे लगाने को, पर्चे छापने, खूब सारी चीजें हुआ करती थी। तो जनता चुनाव में भाग लेना चाहती थी। शायद कांग्रेस और गांधी जी कहीं ना कहीं इस बात से चूक रहे थे। उनको लग रहा था आंदोलन अगला चलाएंगे तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे। पर गांधी जी तो फटाफट जनता की नब्ज समझते थे और गांधी जी ने तो विरोध करना ही बंद कर दिया। गांधी जी को किसी ने पूछा भी कि स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेना चाहती है, आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट। गांधी जी चुपचाप आगे बढ़ जाते। उल्टा कांग्रेस वालों को चुप रहो रे, अपने भाग नहीं लेंगे, स्वराज पार्टी को तो लेने दो। कांग्रेस वालों में कईयों ने गांधी जी के जो समर्थक थे कहा बाबू फिर अपने को भी भाग ले लेना चाहिए। तो कहा स्वराज पार्टी की टिकट पे लड़ लो। जैसे बिहार में बीजेपी ने किया। बीजेपी ने चिराग पासवान को कहा कि तू अलग हो जा और इस नीतीश कुमार के सामने सारे तेरे उम्मीदवार खड़े कर दे। बीजेपी को जीती सीटें मिली हुई थी, वहां से टिकट बांट दिए। फिर बीजेपी वाले कई रह गए, उनका टिकट तो मिला ही नहीं। उनको गंडा स्वामी ने कहा कि तुम चिराग पासवान के पास जाओ। चिराग पासवान को फोन किया, बेटे 2 बंदे आ रहे हैं, इनकी टिकट सेट करते। बीजेपी वाले LGP से चुनाव लड़ गए, चिराग पासवान वाली पार्टी से चुनाव लड़ गए और बेचारी JDU को जगह जगह पे नुकसान पहुंचा दिया। और नीतीश कुमार जो अब तक बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे, झटके के अंदर उनको छोटा भाई बना के छोड़ दिया। ऐसा नोर रखेंगे अब कि तेरे पास सीट तो है 40, उसके बाद तेरे को साहब CM बना रखा है। वैसे भी बीजेपी के जो भी गठबंधन वाले सहयोगी रहे, बीजेपी ने उनको इतना बुरी तरीके से मारा है बाद के अंदर कि पानी पीने लायक नहीं बचे हैं। इसलिए बीजेपी के जो गठबंधन वाले होते हैं उनको हमेशा ये सोच समझ के चलना चाहिए कि ये बाद में बहुत बुरा करेंगे हमारे साथ में। उल्टा कांग्रेस में उल्टा है। कांग्रेस के जो भी गठबंधन वाले रहे वो इतने फले फूले कि कालांतर में कांग्रेस को खा गए। कांग्रेस बेचारी बची नहीं कहीं पे। पर ये बेटा रंगा बिल्ला ऐसा यूं तड़फा तड़फा के मारते हैं अगले को जिसकी हद नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि तुम तो जाओ रे स्वराज पार्टी के टिकट पे अपने जो चुनाव लड़ लो, चिंता ही मत करना उसकी। तो 23 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया। धूम धड़ाके से स्वराज पार्टी ने भाग लिया और भाग ही नहीं लिया, स्वराज पार्टी जीती। देखो हम पढ़ते हैं अभी। ये मोतीलाल नेहरू क्या पर्सनालिटी यार, ये शानदार आदमी, मुझे मेरी लगता जोरदार था। और जवाहरलाल नेहरू की तो मुझे इतनी अच्छी पर्सनालिटी लगती नहीं। हालांकि यूं जवाहरलाल नेहरू भी हैंडसम बंदा था। विश्व की कई महिलाएं इस मामले में जवाहरलाल नेहरू पर फिदा थी। पर मोतीलाल जी यार अलग लग रहे हैं, कोट पैंट के अंदर बड़े शानदार से आदमी लग रहे हैं। तो ये मोतीलाल जी हुए। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। मध्य प्रांत मतलब आज का मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस बोला करते थे। यहाँ तो मेजोरिटी ढंग से सरकार हमारी बनेगी, स्वराज पार्टी अपनी सरकार बना गई।
बंगाल में, बॉम्बे में, यूपी में मेजोरिटी तो नहीं मिली, पर सबसे बड़ी पार्टी स्वराज पार्टी थी। सबसे अधिक सीटें यदि मिली तो स्वराज पार्टी को मिली थी। यह भी बड़ी बात कि भले आप मेजोरिटी नहीं, पर मेजोरिटी के करीब तो पहुंच ही गए थे आप। केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानसभा, मैंने बताया था सेंटर में 2 सदन थे। 1919 वाला एक्ट वापस सुन लेना, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। मैंने बताया था राज्य परिषद में 60 सीटें थी और केंद्रीय विधानसभा में 145 सीटें थी। उन 145 में से कुछ तो सदस्यों का चुनाव होता था, कुछ को सरकार नॉमिनेट करती थी। 101 का चुनाव करवाया, 42 जीत गए। आप सोचो यार, जो पार्टी इसी साल की शुरुआत में ही बनी है, वो पार्टी 40% सीटें भी जीत जाए, बड़ी बात ना। पर 101 में से 42 सीटें जीतने के अंदर वो कामयाब हो गए थे, बहुत बड़ी बात थी ये भी। तो स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में पूरा बहुमत मिला था, बंगाल, बॉम्बे, यूपी के अंदर सबसे अधिक सीटें मिली थी, और सेंट्रल में के अंदर वो 101 में से 42 सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। 42 तो खाली वो जीते हैं, मुस्लिम लीग वाले जीत के आए, कोई लेफ्टिस्ट जीत के आए थे, निर्दलीय जीत के आए थे, इन सबको और साथ में लिया, इन सबको और साथ मिला गया। यार अपने तो हिंदुस्तानी है भाई भाई, ये चुनाव में जो हुआ अब अपने गठबंधन कर लेते। गठबंधन किया और गठबंधन करके केंद्रीय विधानमंडल में तो अपना अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो गए थे। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा का मतलब है उस समय की लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर। सदस्य चुनाव करते हैं, सदस्य इनके भारी पड़ रहे, गठबंधन बना लिया और ये लोग अपना अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो गए थे, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो गए थे। अभी हम पढ़ते हैं कौन बना, देखो आप, देखना नाम बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तब दोनों भाई भाई उधर है, तुम्हारी यदि चले तो तुम उधर सड़क पर आंदोलन कर, अपने इधर लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे। तो वैसे तो अपने पढ़ते हैं भाई, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो फ्रेडरिक व्हाइट थे, दूसरा ये विठल भाई पटेल ही था, और प्रथम भारतीय कर दो तो आप ये विठल भाई पटेल ही एक तरीके से। तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ कि पहले अध्यक्ष, आप पॉलिटी में पढ़ते ही हुए तो क्या बताना है आपको, फ्रेडरिक व्हाइट थे, दूसरे ये विठल भाई पटेल थे, ये प्रथम भारतीय थे अपने। 1925 के अंदर इनको अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हुए थे। विठल भाई पटेल दाढ़ी वाड़ी शानदार आदमी है, हालांकि बहुत लंबा टाइम बाद बीमार हो गए थे, विदेशों के अंदर ही रहे थे, उधर ही बाद में डेथ वगैरह हुई थी। सुभाष चंद्र बोस इनको बहुत माना करते थे। अब स्वराज पार्टी जीत गई, स्वराज पार्टी ने खूब सारे काम किए भाई, कई कल्याणकारी काम किए, सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, इसीलिए वो गए थे। उन्होंने कहा कि हम बाकायदा आपकी शिक्षा की, सड़क की, स्वास्थ्य की सब बातें करेंगे, वहां पे जाके सरकार जो भी गलत काम करती है उनका विरोध करेंगे, आपके वेलफेयर के लिए काम करवाएंगे। गलत बिल जो भी आते थे उनका विरोध करते थे। जैसे गलत बिल आया था, ली कमीशन बना था उस समय। ली कमीशन ये कहता था कि हायर पोस्ट पे, इंडिया में जो भी हायर पोस्ट है उन पे एलिट क्लास इंडियन होने चाहिए, उच्च जाति के भारतीय होने चाहिए, अपर कास्ट के लोग ही हायर पोस्ट पे जाएंगे। गलत है, इसका मतलब आप जाति के आधार पर पोस्ट दे रहे हो, फिर योग्यता का तो मतलब ही क्या निकला अपने आप में। और फिर ऊंची जाति के लोग हैं तो ऊंचे पदों पर जाएंगे, फिर बाकियों को मौका ही कब मिलेगा, उनके पास पहले से प्रिविलेज है, आप उनको और प्रिविलेज कर रहे हो। स्वराज पार्टी विरोध करती है कि तुम्हारे लीग कमीशन को बर्खास्त किया जाए, इसकी सिफारिशों को नहीं माना जाए। उधर 1919 का एक्ट लाए थे, और 1919 के एक्ट के अंदर कहा दिया गया था कि प्रांतों में, प्रोविंसेस के अंदर 2 प्रकार के विषय होंगे, एक रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट होंगे, एक आरक्षित विषय होंगे और एक हस्तांतरित विषय होंगे। और हमने देखा था कि किस प्रकार आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को अवैज्ञानिक तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से उनको बांट दिया गया था, इसलिए उनमें आपस में हर बार क्लेश की स्थिति रहती थी। इसलिए इसको दूर करने के लिए कि ये क्लेश की स्थिति नहीं है, द्विवेद शासन की वजह से जो भी विवाद है, इनको दूर करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, मूडी मैन कमेटी, कि कमेटी जैसी कहेगी वैसे मान लेंगे। स्वराज पार्टी वालों ने कहा हम द्वैध शासन का ही विरोध करते हैं, कि डायरकी रूल खत्म किया जाए। तुम कहते हो कि डायरकी रूल की वजह से जो भी डिस्प्यूट है उनको मूडी मैन कमेटी देख लेगी, तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट खुद डायरकी रूल है, इसलिए तुम्हारे डायरकी रूल को भी खत्म किया जाना चाहिए। तो उन्होंने ली कमीशन का विरोध किया, जो ली कमीशन कहता है कि ऊंची नौकरियों में ऊंची जाति के भारतीय हो। उन्होंने मूडी मैन कमेटी का विरोध किया, जो कि डायरकी रूल के डिस्प्यूट दूर करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, ये खुद ही डिस्प्यूट है, इसको खुद को खत्म किया जाए। ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध किया, कहा गया कि उद्योगों में मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते, फिर तो साहब जो पूंजीपति होगा वो अपनी मर्जी से चलाएगा, जो पूंजीपति होगा वो अपनी मर्जी से जो मजदूर है उन पे अत्याचार करेगा।
अब हड़ताल क्यों की जाती है? मजदूर अपने हक के लिए 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम नहीं करेंगे, 60 रुपए डेली के नहीं लेंगे, 80 रुपए डेली के लेंगे। और आपने जब कह दिया कि आप हड़ताल का तो अधिकार है ही नहीं, तो अगला 60 क्यों 40 देगा? अगला 10 घंटे क्यों, अगला 12 घंटे काम करेगा? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अंदर सारे अधिकार पूंजीपतियों के पक्ष में दिए जा रहे थे, मजदूरों के पक्ष में कुछ ही नहीं था। ट्रेड में जब डिस्प्यूट हो, उद्योगों में यदि कोई डिस्प्यूट की स्थिति है, वैसे ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, पर ये बेसिकली उद्योगों के लिए था कि जब भी डिस्प्यूट की स्थिति आए तो उद्योगपति के पास में ज्यादा पावर होगी। ये बिल ये कहता है। स्वराज पार्टी विरोध करती है कि गलत, ये सब नहीं होना चाहिए। बिल लेके है पब्लिक सेफ्टी बिल। रोलेट एक्ट का अगला भाग मान लो आप, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये वो दौर था 1925, 26, 27 का, जब ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारी युवक देश में हिट होते जा रहे थे। इनको कैसे पकड़ा जाए? तो एक बिल ही लेके आ गए कि पब्लिक की सुरक्षा के लिए यदि हमें लगता है कि फलाना आदमी पब्लिक की सुरक्षा को खतरा है, पकड़ के अंदर डाल दो। मोतीलाल नेहरू ने कहा ये भारत की गुलामी का विधेयक नंबर 1 है। आप वापस भारत की गुलामी को और मजबूत करना चाहते हो। आप जो कहते हो भारत को ग्रेजुअली स्वशासन देंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। आप चाहते हो हम जंजीरों में और जकड़ जाए। तो मोतीलाल नेहरू ने तो इस अधिनियम को गुलामी का विधेयक नंबर 1 बताया था, बिल नंबर 1 बताया था कि तो गुलाम करने की साजिश है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया, गलत बात है, तो गलत बात का विरोध करना ही था। तो स्वराज पार्टी हर गलत बिल का विरोध करती है, याद रहेगा। वो ली कमीशन का विरोध करती है, जो कहता है कि ऊंची नौकरियों में ऊंची जाति के भारतीय आने चाहिए। वो मूडीमैन कमेटी का विरोध करती है, जो कहती है कि द्वेष शासन के डिस्प्यूट सॉल्व किए जाएंगे, जबकि वो कहते हैं कि द्वेष शासन ही खत्म किया जाना चाहिए। वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करती है, जो बिल कहता है कि उद्योगपतियों के पास में अधिक अधिकार और मजदूरों को हड़ताल का अधिकार भी नहीं। वो पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हैं, जो ये कहता है कि पब्लिक की सुरक्षा के नाम पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इन सब चीजों का विरोध कर रहे थे। इसका मतलब सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया उन लोगों। और बजट में सरकार शिक्षा के लिए कुछ नहीं करती, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं करती, उल्टा हथियार ज्यादा खरीदती, रक्षा पे ज्यादा ध्यान देती। इधर उधर अंग्रेजों को लड़ना पड़ता, अफगानिस्तान बॉर्डर पे कोई लड़ रहे हैं, देश के अंदर कोई उपद्रव हो रहे हैं, उनको दबाने के लिए उनकी सेना लड़ रही है, उस पर ज्यादा खर्चा करती। ये सदस्य सारे खड़े होते और सारे सदस्य खड़े होकर सरकार का बिल खारिज करवा देते। हालांकि मैंने 1919 के एक्ट में बताया था कि सरकार के पास में वीटो था, गवर्नर जनरल के पास में वीटो होता था और गवर्नर जनरल के पास में ऑर्डिनेंस होता था। ये सारे सदस्य खड़े होकर बिल गिरवा देते, लेकिन बाद में गवर्नर जनरल उसको वीटो कर देता और ऑर्डिनेंस के चक्कर में उसको ऑर्डिनेंस से उसको वापस पास कर लेते वो लोग। एक बार किसी अंग्रेज ने विठल भाई पटेल को कहा कि तुम्हें जब पता है कि तुम बिल गिरवा दोगे तो भी बिल तो वीटो बन के आ जाएगा, तो तुम इसको गिराते ही क्यों हो? विठल भाई पटेल ने कहा कि हम चाहते हैं कि जनता को पता तो चले कि जिन जन प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की बात आप करते हो, जिस डेमोक्रेसी या ग्रेजुअली होम रूल लाने की जो बात करते हो, सेल्फ रूल लाने की जो बात करते हो, वैसा कुछ आप चाहते नहीं हो। हम चाहते हैं कि तुम कहते हो कि देश का शासन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से चलता है, पर उस एक्ट के तहत जब कोई बिल लाया जाता है तो बिल गिरा दिया जाता है सदस्यों द्वारा। ये तो एक्ट की बात है, पर तुम उसको विटो और ऑर्डिनेंस के जरिए पास करते हो। इसका मतलब तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कुछ समझते नहीं हो। हम चाहते हैं कि जनता को पता चले कि तुम तुम्हारे बनाए हुए कानूनों को रद्दी की टोकरी के समान समझते हो। हमें पता है कि हम कितना भी विरोध कर लेंगे तो भी तुम बिल को ऑर्डिनेंस में लेके आ जाओगे। हमें पता है कि हम कितना भी विरोध कर लेंगे फिर भी गवर्नर जनरल वीटो कर देगा, पर हम चाहते हैं तुम बार बार वीटो करो, तुम बार बार ऑर्डिनेंस से लेके आओ। ये जीत है हमारी, ये हार नहीं है हमारी। अंग्रेज ने कहा ये इंटेलिजेंट बात कर गया तो इस बार। उसने कहा तभी तो लोकसभा अध्यक्ष बनाया, वरना कौन बनाता अपने को इधर। तो स्वराज पार्टी खूब हिट रही इन मामलों के अंदर। लेकिन इतना सब करने के बावजूद स्वराज पार्टी खत्म हो गई। हम बाद में स्वराज पार्टी का नाम नहीं पढ़ते। ऐसे क्या कारण रहे कि स्वराज पार्टी बाद में खत्म हो गई थी? हम वो कारण पढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के सबसे बड़े नेता सीआर दास थे। 1925 में 16 जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। और जैसे सीआर दास की मृत्यु हुई, उसके बाद कोई बड़ा नेता, अच्छा नेता उनके पास बचा नहीं था जो सबको बांध के रख सके। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सब अच्छे नेता रहे होंगे, पर वो जो एकजुट करने वाली बात थी सबको, वो अब उन नेताओं के अंदर नहीं थे। उल्टा मोतीलाल नेहरू पर तो ठीक वैसे ही आरोप लग रहे थे जैसे आज भी राहुल गांधी या अन्य गांधी परिवार पर लगते हैं। ये लोग गाय का मांस खाते हैं, ये लोग शराब पीते हैं। ये जनमानस की भावना बन जाती है कई बार।
गांव का ठेठ बूढ़ा ठाडा आदमी जो टीवी अखबार भी नहीं देखता है, उसको भी कहीं ना कहीं ये है कह रहे ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब है ना, ये तो गाय का मांस खाने वाले लोग हैं और गाय के मांस खाने वाले को तो वोट नहीं दिया जाए। मोदी को किसी ने नहीं देखा होगा पर दूर दराज तक है कि नवरात्रि करता है। अपन ने किसने देखा कि करते हैं कि नहीं करते हैं, नवरात्रि करते हैं उसमें क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, पर वो माहौल पूरा बड़ा नारियल का पानी पीते हैं बस खाली, इसके अलावा कुछ नहीं पीते। भले कोई मशरूम खाओ, भले कोई सेंजरे के परांठे खाओ बना बना के, लेकिन बातें वैसी की वैसी आती है। तो मोतीलाल नेहरू के बारे में भी वैसी बातें थी, इसलिए वो पार्टी चला नहीं सकते थे। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय तो पार्टी छोड़ के चले गए थे, क्योंकि लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय थोड़े प्रो हिंदू टाइप के आदमी थे, सीआर दास थोड़े सेकुलर टाइप के आदमी थे, मोतीलाल नेहरू तो सेकुलर से बाहर जाने वाला आदमी था थोड़ा, कि थोड़े ज्यादा ही यूं सेकुलर हो जाया करते थे, इसलिए जमी नहीं आपस के अंदर, स्वराज पार्टी का पतन होना ही था। नेतृत्व विहीन हो गई, ढंग का लीडर नहीं मिला। स्वराज पार्टी ने विधानमंडल में सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया था, जन कल्याणकारी कार्य भी किए थे, लेकिन उन्हें जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हमने वहां बैठ के क्या किया है, यदि वो जनता को पता नहीं चले तो जनता का समर्थन आपके साथ कितने दिन रहेगा। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि दिल्ली का सर्वाधिक विकास यदि किसी ने करवाया तो शीला दीक्षित ने करवाया। उनके 3 कार्यकाल दिल्ली के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखे जाने चाहिए। आप जब गुड़गांव में घुसते हो और उसके बाद दिल्ली तक का पूरा रास्ता आप ओवरब्रिज, लगातार पुल पे पुल है, आप दिल्ली पहुंच जाते हो। वरना पहले कहते हैं कि जब तक शीला दीक्षित सीएम नहीं थी, या वो जो शीला दीक्षित का रास्ता उससे पहले जब ये ओवरब्रिज नहीं हुआ करते थे, तो गुड़गांव से दिल्ली जाने के अंदर 5-5 घंटे के जाम लग जाया करते थे। दिल्ली के अंदर घुसने के बाद का रास्ता और ध्रुव हो जाया करता था। शीला दीक्षित ने उन सबको खत्म किया, बहुत अच्छे काम किए, लगातार 3 कार्यकाल भी वो इस वजह से आई। लेकिन तीसरे कार्यकाल के टाइम तक शायद वो जो अपने अच्छे काम थे उनको जनता तक पहुंचा नहीं पाई, जनता को बता नहीं पाई कि मैंने आप लोगों को लिए क्या क्या किया। और उधर अरविंद केजरीवाल जैसे घाघ चतुर आदमी आ चुके थे जो ये बताने में सफल रहे कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। वरना मुझे हमेशा 2 सरकारों का हमेशा बहुत बुरा लगता है कि एक तो अशोक जी की जो पिछली गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 वाली गवर्नमेंट जो थी, मुझे अच्छे काम किए नहीं किए बात दूसरी है, पर उसने इतने बुरे काम तो नहीं किए थे कि जनता उसको 21 सीटें दे, लेकिन केवल 21 सीटों पे लाके खत्म कर दिया था कांग्रेस को। अशोक जी भी शायद अपने अच्छे कामों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए थे। 2013 मोदी के उभार का साल था और जनता उस वेव के अंदर बह के उधर वोट देगी, कांग्रेस को सिमटा के रख दिया था पूरी तरीके से। जरूरी नहीं कि आप अच्छे काम करो, उसे जनता तक पहुंचाना और ज्यादा जरूरी है। ये रंगाबिला आजकल इस बात को बहुत ढंग से समझे हुए कि काम करो नहीं करो जनता तक तो हम पहुंचा ही देंगे, जनता तक तो केवल अच्छा ही पहुंचेगी। अपने आप में जनता खुश होती है उन चीजों से, आपका काडर बढ़ता है, आपका वोट बैंक बढ़ता है। स्वराज पार्टी यहां हिल गई थी कहीं ना कहीं। आप अपनी अच्छी बातें यदि प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, जो दिखता है वो बिकता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है काम करता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी फ्लॉप होनी थी, स्वराज पार्टी खत्म होनी थी। बयालीस खुद के जीत के आए, फिर जिन्ना को साथ लिया, मदन मोहन मालवीय को साथ लिया, निर्दलियों को साथ लिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को आप एक साथ कैसे रख सकते हो। मदन मोहन मालवीय जैसा प्रो हिंदू और मुस्लिम लीग के कट्टर मुस्लिम सदस्य एक साथ कैसे निभा करेंगे। स्वराज पार्टी के कट्टर सदस्य और वो कांग्रेस वाले जो स्वराज पार्टी के नाम पर लड़ गए थे, या वो कांग्रेस वाले जो निर्दलीय लड़के आ गए थे, वो परिवर्तनवादी रहे, परिवर्तनवादियों को एक साथ कैसे रख पाओगे आप लिबरल्स को और लेफ्टिस्ट को एक साथ कैसे रख पाओगे। तात्कालिक लाभ देखते हुए सब उस गठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन थोड़े दिनों के अंदर ही अपनी जो नोचने की प्रवृत्ति थी उसको छोड़ नहीं पाए थे और आपस में लड़ने लग गए थे। इसलिए भी स्वराज पार्टी सफल नहीं हो पाई थी कि उसका गठबंधन जो था वो बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों को लेकर बना लिया गया था।
और वो गठबंधन कभी भी सफल नहीं हो सकता था। वो मैं यूपी वाला जो उदाहरण देता हूं कि आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन कैसे कर सकती है? तमाम उम्र वो लोग आपस के अंदर लड़ते रहे हैं, उनका काडर पूरा आपस के अंदर लड़ता रहा है, और आप अचानक उस काडर को कहते हो कि एक ही सिंबल को यहां पर समर्थन करना है। यूपी वाले चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो फिर भी उस सिंबल पर वोट दे दिए थे। बहन जी जिधर के उधर हवा बहती है और उसका काडर उधर वोट डालता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो काडर था उसने वोट नहीं दिए। उल्टा जहां पर समाजवादी पार्टी का यदि बंदा नहीं खड़ा हो रखा था, उन्होंने वहां बीजेपी को वोट दे दिए। फिर लोगों को लगता है ईवीएम हैक हो गई। और दिमाग हैक है आपका। आप अलग अलग विचारधारा के लोगों को साथ में लेके कैसे गठबंधन कर सकते हो? थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पास में आना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि शिवसेना कांग्रेस एक साथ आ ही कैसे सकती है। महाराष्ट्र में भले शरद पवार दोनों को साथ में लेके आगे और चुंबक बनने का काम करते हो, पर विचारधारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो आप। एक पूरी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, एक पूरी तरीके से जो कांग्रेस है वो सेंटर टू लेफ्ट वाली पार्टी है। आपकी विचारधारा ही एक जैसी नहीं है। या बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन कितने दिन तक चल सकता था? भले ही मुफ्ती में महबूबा मिल गई हो आपको, पर लंबे समय तक तो जारी नहीं रख पाते ना, टूटना ही था आपका गठबंधन। पर बीजेपी वाले चालू पड़े, उन्होंने 4 साल के अंदर अपना जम्मू कश्मीर में काडर बनाया। चुनावों के टाइम आने लगे तब उन्होंने कहा कि हम गठबंधन को समाप्त करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा के उनका चक्कर यह था कि 2019 में फरवरी के आसपास ही हम यहाँ पे 370 हटा देंगे, ताकि मई में जब चुनाव हो तो हमें फायदा मिले। लफड़ा ये हुआ कि फरवरी के आसपास में उधर से पुलवामा वाला अटैक हो गया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, इसलिए सरकार को टाइम ही नहीं मिल पाया ये सब करने का। और सरकार को लगा कि एक और पंगा कश्मीर में ले लिया तो फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस टाइम उसको डिले किया और कहा इस बार तो वोट अपने सर्जिकल स्ट्राइक पे मांग लेते हैं। वापस सरकार आ गई, इस बार ज्यादा बहुमत से चुनकर आए तो उनके दिमाग में पहले था कि इस बार क्या करना है। इसलिए अमित शाह को स्पेशल गृह मंत्री बनाया गया और अगस्त के अंदर आते आते उन्होंने कह दिया कि साहब कश्मीर वाला तो हटाया जाइए, तो कम से कम हम कर देंगे। वहां तो वो फायदा उठा गए थे, पर मुझे महाराष्ट्र वाला कभी समझ में नहीं आता कि यार ये अलग अलग विचारधारा के लोग एकदम साथ में कैसे आ सकते हैं। पर आजकल भारत में एक अलग सी लहर काम कर रही है। मोदी विरोध के नाम पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग ही साथ में रहते हैं। मैं तो बड़ा हैरत में पड़ता हूं कि भारत के सेकुलर लोग, धर्मनिरपेक्ष लोग शिवसेना को अच्छी पार्टी बता देते हैं। अरे जिनका पूरा सिस्टम, जिनका पूरा उदय उत्थान तुमको गालियां निकालते हुए बीता है, तुम केवल मोदी विरोध के नाम पे उनके पक्ष में खड़े हो, ये तुम्हारी कलई खुलती है। तुम आज दिन तक कहीं ना कहीं अपने विचारधारा के दम पे तो टिके हुए थे, उस नाम पे तो जाने जाते थे। तुम यार उसको ही साइड में कर गए। तुम शिवसेना के तो कैसे समर्थक हो सकते हो? ये बीजेपी से ज्यादा घोर हिंदूवादी पार्टी रही है। तुम्हारा बीजेपी का विरोध इस मामले में रहता है कि वो साहब हिंदू हितों की तरफ ज्यादा देखती है, तो वो तो पूरी तरीके से वो ही रहे हैं। महाराष्ट्र से दक्षिण भारतीयों को निकालने के लिए शिवसेना बनी थी। तुम लोग भारत में अनेकता में एकता की बात करते हो और शिवसेना कहती है कि महाराष्ट्र में केवल मराठी रहेंगे, तो तुम्हारे अनेकता में एकता की तो बत्ती जला देते हैं वो लोग। पर ऐसे गठबंधन देखने को मिलते हैं, पर ऐसे गठबंधन तात्कालिक लाभ के लिए होते हैं, लंबे समय तक नहीं चल पाते, उनको एक ना एक दिन टूटना ही होता है। ऐसा स्वराज पार्टी के साथ भी हुआ था। और क्या कमियां रही इनकी? वही मंत्री बनने के लिए स्वराज पार्टी वाले आपस में लड़ ली, वो कहे मैं मंत्री बनूं, वो कहे मैं मंत्री बनूं, तो आपस में इनमें लड़ाइयां हुआ गई थी। फिर चूंकि इतिहास कांग्रेस ने लिखवाया, तो कांग्रेस एक लाइन तो लिखवाती, उसने कहा स्वराज पार्टी का पतन क्यों आ गया? हम साथ नहीं थे, वरना वैसा हम साथ होते तो कौन सा पतन हो जाता। अब हम साथ ही नहीं थे, अपने दम पे करोगे तो फुदक लिए जितने दिन करने थे तुमको, उसके बाद तुम्हारी पार्टी टूटनी थी तो तुम्हारी पार्टी टूट गई। पर उससे पहले स्वराज पार्टी, हमें यह मानना पड़ेगा कि 1922 के असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद और 1927 में जब तक साइमन कमीशन की घोषणा नहीं हो गई थी, वो बीच के जो 5 साल है, साइमन कमीशन की घोषणा के बाद तो फिर उभार है, फिर जनता आंदोलन के लिए उमड़ना चाहती है। गांधी जी वापस 1930 में सविनय अवज्ञा शुरू कर देते हैं। पर बीच के जो 4-5 साल थे, इसमें हलचल पैदा करने का, वो हरारत पैदा करने का काम किसी ने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था। इस मामले में तो कम से कम स्वराज पार्टी का हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के ठहराव के वर्षों में, राष्ट्रीय आंदोलन के उन सुस्ताने के दिनों के अंदर भी पूरी तरीके से सुस्ती उसने नहीं आने दी थी।
उल्टा ये तो मैंने सरकार वाले चुनाव बताए, उसमें नगर पालिका के चुनाव हुए थे। आप कहीं पढ़ोगे तो मिलेगा आपको कि नगर पालिका के चुनाव हुए थे। नगर पालिका के चुनाव में तो सब जगह स्वराज पार्टी जीत के आई थी। कलकत्ता में CR दास मेयर बने थे, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू मेयर बने थे, अहमदाबाद में विठल भाई पटेल मेयर बने थे, और ये आपके पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेयर बने थे। नगर पालिका के चुनाव में भी स्वराज पार्टी लड़ी थी, मेयर बने थे और वो ढंग से जीत के आए थे। मतलब उसने छोटे से छोटे चुनाव पे भी ध्यान दिया था कि जन जागृति लाने का तरीका कोई हो सकता है। जैसे आजकल बीजेपी पीली पड़ी है हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में। देश का प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश का गृह मंत्री नगर निगम के चुनाव में भाग लेते हैं। उस जगह के नगर निगम के चुनाव में भाग लेते हैं जहां पता है कि वोट नहीं मिलेंगे, पर काडर बनाने का तरीका है। अभी तेलंगाना में थोड़े दिन पहले जब विधानसभा बाई इलेक्शन हुए थे, उनमें 1 सीट बीजेपी जीत गई थी, उत्साह से भरी हुई है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों काडर तो तैयार होगा, कार्यकर्ता तो तैयार होंगे, जनता में जोश तो रहेगा। कांग्रेस यहां चूक जाती है। वरना कौन सोचे कि यार नगर निगम के चुनाव में देश का गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घूमता फिरेगा, पर बीजेपी वाले घूम रहे हैं। मुझे एक बहुत अच्छा सा याद आता है कि जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, तब गुलाम नबी आजाद खड़े हुए, गुलाम नबी आजाद ने खड़े होकर अचानक हटा दी, क्या तरीका है ये? तब अमित शाह का बयान था कि अचानक। गुलाम नबी आजाद साहब, आपको अचानक लगती है। भाजपा का गठन 1980 में हुआ था। उसके बाद से पंचायत समिति का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हमने सब जगह कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। नगर निगम के चुनाव में भी हम बोले हैं कि बीजेपी को वोट क्यों दो कि हम धारा 370 हटा देंगे। अब यदि आप लोगों ने पिछले 40 साल में हमारा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा तो हम क्या करें? हमारी तो पार्टी का बेस यही रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं होता है कि आप अपने काडर में सुस्ती मत आने दो। स्वराज पार्टी ने उन दिनों के अंदर ये जरूर किया था। हालांकि कुछ अलग कारण रहे जिनकी वजह से वो पार्टी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हम स्वराज पार्टी को इसलिए याद करेंगे कि उसने राष्ट्रीय आंदोलन के विश्राम के दिनों में राष्ट्रीय आंदोलन को चलायमान रखने का, गतिशील रखने का, मोबाइल रखने का कार्य किया था। अगली क्लास में हम साइमन कमीशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।